गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट कंपनी को कवर करने वाले हैं, ये कंपनी प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी करंटली सर्व करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, मरीन इंडस्ट्री को और साथ में डिफेंस इंडस्ट्री को। दोस्तों आज के दिन मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा, तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को चेकआउट करने के लिए दोस्तों आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ वो देखने को मिलेंगी। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो ये सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं एक साथ और ये वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन में जो मेंबरशिप टैब है इसके अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर जो आपको लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली मैंने आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपनी है ऑप्टिकल फाइबर केबल वाली, इसका मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था 3 दिनों पहले। फिर इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मा कंपनी है जिसका बिजनेस यहाँ पे CRDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, इसके ऊपर भी एक काफ़ी लंबी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो अगर आप इसके बिजनेस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है OBSC परफेक्शन लिमिटेड। ये एक SME कंपनी है। कंपनी दोस्तों स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे 2017 में। कंपनी करंटली मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर कंपनी आपको बनाती हुई दिखेगी प्रिसीजन इंजीनियर्ड मेटल कंपोनेंट्स विद अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पैनिंग ओवर 20 प्रोडक्ट्स। साथ में कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं दोस्तों। 2 प्रोमिनेंट इस टाइम पे इसके ऑटो हब्स हैं यहाँ पे पुणे के अंदर और चेन्नई के अंदर, विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पैनिंग 1,50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में। इसके अलावा अगर आप कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को चेकआउट करें तो कंपनी यहाँ पे मशीनिंग के अंदर, टर्निंग के अंदर, इन्वेस्टिंग कास्टिंग के अंदर और फैब्रिकेशन के अंदर भी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ऐड करी यहाँ पे फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मूव अप करने के लिए वैल्यू चेन में। इसके अलावा अगर आप देखिए हिस्टोरिकली कंपनी सर्व करती है ये ऑटोमोटिव सेक्टर को। रैपिडली यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है कंपनी का नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर का बिजनेस भी, क्योंकि कंपनी दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टरों से फोकस करने लगी है डिफेंस, मेरीन और रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर। तो हम लोग को धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में यहाँ पे डिफेंस और मेरीन इंडस्ट्री की तरफ से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का अगला फोकस दोस्तों यहाँ पे डिफेंस और मेरीन सेक्टर के अंदर है। तो वैसे तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कि कंपनी की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 2017 में, लेकिन कंपनी करंटली पार्ट है इस टाइम पे एंगेलियन ओमेगा ग्रुप का। तो ये कंपनी को एक क्रेडिबिलिटी देता है। इसकी प्रेजेंस दोस्तों आपको दिखेगी यहाँ पे इन ब्राइट बायर स्टील्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ कंपनी का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, जो इंक्रीज करता है कंपनी की वॉलेट शेयर को विद कस्टमर YoY बेसिस पे। तो वैसे तो दोस्तों मैं आपको कंपनी के कस्टमर्स और क्लाइंट्स की लिस्ट बाद में चेकआउट करूंगा डिटेल में, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कौन कौन से मेजर कस्टमर है जो इसके साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको टाटा ग्रुप दिखेगा, टेनिको यहाँ पे ऑटोमोटिव दिखेगा, JTE KT दिखेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा और लियर यहाँ पे कॉर्पोरेशन दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अगर प्रोडक्ट रेंज को चेकआउट करें यहाँ पे, तो कंपनी यहाँ पे आपको बनाती हुई दिख रही है शॉक ऑब्जर्वर रॉड्स, सेंसर बॉस, इलेक्ट्रॉनिक प्रिकशन फ्यूज पार्ट्स, इसके अलावा वाटर इंजेक्टर्स और नट फास्टनर्स। तो ये कंपनी के कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं और इनकी एप्लीकेशंस मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों की हाईलाइट्स कंपनी की दोबारा से अगर हम कवर करें तो 5 मैन्युफैक्चरिंग की इसकी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट के अंदर शेयर 20% का है, तो काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपोर्ट भी करती है। 13 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी का जो ग्रॉस ब्लॉक है आपको 88 करोड़ का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1200 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर बुक है कंपनी की, तो ये भी कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी की। इसके अलावा 125 प्लस यहाँ पे ऑन रोल वर्कफोर्स है कंपनी के पास। साथ में अगर आप कंपनी के पिछले 3 साल का रेवेन्यू का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो कंपनी का आपको 36.8% का CAGR दिखेगा रेवेन्यू का। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे EBITDA का CAGR दिखेगा आपको 53% का पिछले 3 सालों में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR दिखेगा 67% का पिछले 3 सालों में। तो काफ़ी बढ़िया स्पीड से दोस्तों कंपनी ग्रो करती हुई आई है ओवर द ईयर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एंगिलियन ओमेगा ग्रुप के बारे में, इसका ओवरव्यू, क्योंकि ओबीएससी परफेक्शन दोस्तों इसी का पार्ट है। तो ये ग्रुप एस्टेब्लिश होता है दोस्तों 1969 में। इसकी प्रेजेंस आपको दिखेगी जैसे मैंने आपको बताया ब्राइट बार स्टील के अंदर, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोस्तों की कॉर्पोरेट प्रमोटर है इस टाइम पे ओबीएससी परफेक्शन लिमिटेड के। तो यहाँ पे दोस्तों हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि ये ग्रुप क्या करता है, अगर हम चेकआउट करें कि इस कंपनी को क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है यहाँ पे इसका पार्ट होने की इस बड़े ग्रुप का। तो सबसे पहला पार्ट है स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे लोकेटेड फैसिलिटीज। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्राइट बार देखिए स्टील सप्लायर फैसिलिटी है, ये लोकेटेड है यहाँ पे नेक्स्ट डोर, इंश्योर करती है कंसिस्टेंट सप्लाई और वन ऑफ देयर रॉ मटेरियल एनेबलिंग क्विकर सप्लाई, लेसर यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग और नो लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे इस कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज की। यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप है इसको 56 साल का एक्सपीरियंस है, इसकी काफ़ी लंबी लेगेसी है अक्रॉस यहाँ पे प्रोडक्ट जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, फैब्रिकेशन के अंदर आते हैं, कोल्ड फॉर्मिंग पार्ट्स के अंदर आते हैं, प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे हेल्प करते हैं दोस्तों ओबीएससी परफेक्शन को एक्सेस करने के लिए जो काफ़ी बड़े बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स हैं इनको। तो इस ग्रुप का पार्ट होने की काफ़ी बड़ी एडवांटेज है कंपनी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ की माइलस्टोन्स। अगर आप देखें 2018 में इसने यहाँ पे कमेंसमेंट किया था ऑपरेशंस का। पहली यूनिट इसकी आपको पुणे में आती हुई दिखेगी मशीनिंग की। इसके बाद 2022 में कंपनी को रिसीव हुआ था यहाँ पे IATF स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन, इसके अलावा ISO सर्टिफिकेशन। 2022 में यहाँ पे कमेंसमेंट किया था इसने दोस्तों सेकंड यूनिट का पुणे में, डेडिकेटेड थी फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कास्टिंग। इसके बाद 2023 में यहाँ पे कमेंसमेंट हुआ था इसके ऑपरेशंस का थर्ड यूनिट के अंदर फॉर मशीनिंग इन तमिलनाडु। इसके बाद दोस्तों कमेंसमेंट हुआ था फोर्थ यूनिट का पुणे के अंदर, ये भी मशीनिंग की थी। और 2024 में आपको कंपनी की SME IPO के अंदर लिस्टिंग होती दिखी थी। ये लिस्टिंग की गई थी दोस्तों यहाँ पे फंड करने के लिए केपेक्स को। इसके बाद 2025 में दोस्तों इसने स्टैब्लिश किया यहाँ पे फिफ्थ यूनिट पुणे के अंदर फोर्जिंग की। और ओवर द ईयर्स दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ये आपको कंसिस्टेंट दिखा है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें ओवर द ईयर्स तो रेवेन्यू की जर्नी में आपको क्लियरली दिखेगा किस हिसाब से कंपनी की रेवेन्यू की यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है पिछले 5 सालों का। यहाँ पे कंपनी पिछले 5 सालों में अपने रेवेन्यू को 80% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर पाई है। तो ये भी आपको दिखाता है दोस्तों कंपनी कितनी फास्ट स्पीड से करंटली ग्रो कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को कंपनी की। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मशीनिंग की कैपेबिलिटी को जो यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 में है। तो यहाँ पे आपको टर्निंग सेंटर मशीन दिखेंगी जिनका कंपनी इस्तेमाल करती है। इंटरनल यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन दिखेंगी। इसके बाद CNC स्लाइडिंग हेड्स आते हैं, स्प्लेंडर लेथ्स दिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको थ्रेड रोल मशीन दिखेंगी, वेल्डिंग SPM दिखेगा। इसके अलावा वर्टिकल ब्रोचिंग दिखेगी, यहाँ पे SPM फॉर मिलिंग, ड्रिलिंग और सी टेपिंग दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मशीन्स आती हैं, रोबोटिक आर्म आता है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक विजुअल यहाँ पे इंस्पेक्शन मशीन्स आती हैं। और इसके अलावा लास्टली आपको यहाँ पे मशीनिंग के अंदर कोऑर्डिनेटेड यहाँ पे मेजरिंग मशीन दिखेंगी। तो दोस्तों इसकी 5 यूनिट्स में जो मशीनिंग है ये मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा अगर आप देखें यूनिट सेकंड में इसकी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अलावा वैक्स और प्लास्टिक आपको पैटर्न क्रिएशन दिखेगा, इन्वेस्टमेंट मोल्ड दिखेंगे और इसके अलावा यहाँ पे मेटल मेल्टिंग और यहाँ पे पोरिंग दिखेगी। इसके बाद कूलिंग और मोल्ड का रिमूवल भी करती है कंपनी। इसके बाद दोस्तों आखिरी में आपको फोर्जिंग की 5th यूनिट में दिखेगी। यहाँ पे कंपनी के पास कैपेबिलिटीज है हॉट फोर्जिंग यहाँ पे प्रेसेस की, कोल्ड फोर्जिंग प्रेसेस की, नकल जॉइंट प्रेसेस की, स्टैंपिंग और इसके अलावा कोल्ड यहाँ पे फोर्जिंग पार्ट फॉर्मर्स की। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की मशीनिंग की यहाँ पे इस टाइम पे इंस्टॉल कैपेसिटी ये आपको लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों H1FY26 में आपको जो यूटिलाइजेशन है 47.3% का दिखेगा क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे नई कैपेसिटी ऐड कर रखी है, जिसके कारण ओवरऑल यूटिलाइजेशन आपको कम दिखा रहा है। सिमिलर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर भी यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है दोस्तों 60 से 75% तक पहुँच गया था। फिर कंपनी ने एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड की तो ऑटोमेटिक है जब कैपेसिटी यहाँ पे ऐड की जाएगी एक्स्ट्रा तो टोटल जो यूटिलाइजेशन है आपको कम आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे करंट यूटिलाइजेशन आपको 47.5% का दिख रहा है इसके कारण। और इसी के कारण दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का देखिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन है ये भी आपको 47.5% का दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप फोर्जिंग के अंदर देखें दोस्तों तो हॉट फोर्जिंग यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इस टाइम पे स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने। तो इनिशियली दोस्तों इन्होंने प्लान की थी यहाँ पे हॉट फोर्जिंग की कैपेसिटी 1200 टन्स की और कोल्ड फोर्जिंग की यहाँ पे 600 टन्स की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अंडर इस टाइम पे फाइनल स्टेजेस है सिक्योर करने के लिए लैंड यहाँ पे सेटअप करने के लिए गीगा फैक्ट्री ऑफ प्रिसीजन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर अ सिंगल रूफ। तो ये भी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आने वाले सालों में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एक्सपेंडिंग यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी की। तो अगर आप चेकआउट करें सबसे पहले तो यूरोप के अंदर से कंपनी का 12.9% का रेवेन्यू आ रहा है, कनाडा और USA से 6.8% का आ रहा है, साउथ अमेरिका से 0.5% का। तो आपको आने वाले टाइम में बढ़ते हुए दिखेगा। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें तो FY23 में कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा था इस टाइम पे एक्सपोर्ट से ये 13% का था, फिर ये बढ़ के अगले साल 16.9% का हुआ, फिर यहाँ पे 20.1% का और यहाँ पे पहले हाफ में FY26 के आपको 20.2% का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे हर साल आपको जंप आता हुआ दिख रहा है ओवरऑल कंपनी के एक्सपोर्ट में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस है यहाँ पे एक्सपोर्ट में 13 कंट्रीज में, जिसके अंदर USA आता है, जर्मनी, बेल्जियम, टर्की, अर्जेंटीना, इटली, मैक्सिको, स्लोवाकिया,
ब्राज़ील और कनाडा, ये सारे इंपॉर्टेंट देश आते हैं। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराई कंपनी की एक्सपोर्ट की प्रेजेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सम ऑफ द की यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट कंपनी के, ये किस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, इनके कस्टमर क्या दिखेंगे आपको, और यहाँ पे कौन से जोग्राफिकल सेगमेंट्स के अंदर हैं। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों प्रोडक्ट रेंज में, जो इंडस्ट्री यहाँ पे ऑटोमोटिव, यहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन हाई एंड मोटर बाइक सस्पेंशन में होती दिखेगी। इसकी कंपिटेंसी है दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल टॉलरेंस और प्रिसीजन। यहाँ पे आपको इसका कस्टमर दिखेगा ZF, और जोग्राफिकल सेगमेंट में आपको इटली और यूरोप दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं जो कंपनी के यहाँ पे ऑटोमोटिव के अंदर, ये EGR एप्लीकेशन होती है इनकी एग्जॉस्ट, तो ये डेवलप करते हैं दोस्तों क्रिटिकल यहाँ पे डायमेंशनल टॉलरेंस, डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और मशीनिंग। यहाँ पे आपको महले दिखेगा कस्टमर इसका जर्मनी में। इसके बाद दोस्तों अगला पार्ट देखेंगे आप यहाँ पे जो मरीन इंडस्ट्री के लिए बनाती है, यहाँ पे आपको केबल एंड फिटिंग की एप्लीकेशन दिखेंगी। यहाँ पे डिजाइन और यहाँ पे प्रोडक्शन करती कंपनी और प्रिसाइज फिटिंग एंश्योर करने के लिए यहाँ पे रिलायबल कनेक्टिविटी और यहाँ पे परफॉर्मेंस। यहाँ पे दोस्तों डोमेस्टिक दिखेंगे आपको इसके कस्टमर, और इसके अलावा यहाँ पे जोग्राफिकल सेगमेंट में USA दिखेगा। इसके बाद डिफेंस के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होती है मिसाइल्स के अंदर। इसकी कंपिटेंसी है दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल मेटिंग पार्ट एप्लीकेशन की। यहाँ पे अगर आप देखें इसका कस्टमर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया यहाँ पे कि यहाँ पे इसके स्पेशलाइज प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन कैसी है, कंपिटेंसीज कैसी हैं, कस्टमर कौन है और जोग्राफिकल सेगमेंट क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे पार्ट्स बनाती है, इसकी एप्लीकेशन आपको EV के अंदर होती दिखेगी, एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर होती दिखेगी, और उसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम के अंदर होती दिखेगी। इसके बाद डिफेंस के अंदर कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पे एम्युनिशन के अंदर, फ्यूजेस के अंदर इनका यूज होता है। इसके बाद मरीन के अंदर आपको मैकेनिकल केबल्स में और स्टीयरिंग यहाँ पे सिस्टम्स के अंदर इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों टेलीकॉम के अंदर आपको एंटीनास और टावर्स के अंदर इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते दिखेंगे। इसके बाद रिन्यूएबल्स में दोस्तों यहाँ पे सोलर ट्रैकर्स में और यहाँ पे विंड मिल्स के अंदर इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पे कंपनी काम कर रही है और इसकी एप्लीकेशन क्या है ये चेकआउट कराई। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी इंडस्ट्री से यहाँ पे कंपनी किस हिसाब से परसेंटेज टर्म्स में अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें, मैंने सबसे पहले आपको फुल ईयर के FY25 के आंकड़े दिखा रखे हैं। यहाँ पे ऑटोमोटिव सेगमेंट से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा था 91% का, मरीन से यहाँ पे 4.2% का, और डिफेंस से यहाँ पे लगभग 3.9% का। अदर से यहाँ पे कैटेगरी थी रिन्यूएबल्स, टेलीकॉम, जिससे 0.8% का रेवेन्यू आ रहा था। तो टोटल रेवेन्यू इस टाइम पे कंपनी के यहाँ पे आपको दिखे थे 142.8 करोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे साल के रेवेन्यू थे। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे दोस्तों, तो 9 मंथ के बेसिस पे आपको क्लियर कट यहाँ पे चेंज आता हुआ दिख रहा है। पिछले 9 मंथ के बेसिस पे FY26 में आपको ऑटोमोटिव का रेवेन्यू कम होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 84 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आपको क्लियरली मरीन और डिफेंस का रेवेन्यू काफी बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मरीन का दोस्तों 4.2% से इंक्रीज होकर 6.7% का हो गया है, और यहाँ पे डिफेंस का 3.9% से इंक्रीज होकर 5.7% का हो गया है। अदर कैटेगरी यहाँ पे आपको 3.6% की दिख रही है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले 9 मंथ के बेसिस पे दोस्तों आपको 148 करोड़ का दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग क्विकली चेकआउट करें मैनेजमेंट ने इसको लेके क्या कहा है, तो मैनेजमेंट का दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कहना है जो नॉन ऑटोमोटिव यहाँ पे शेयर है ये राइज कर चुका है दोस्तों यहाँ पे 8.9% से FY25 में जो था 16% तक 9 मंथ के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस और मेरीन सेगमेंट है दोस्तों ये ग्रो कर रहा है बहुत फास्ट स्पीड से ऑटोमोटिव सेक्टर के मुकाबले, और ये ड्राइव कर रहा है इस टाइम पे कंपनी की ग्रोथ को। और यहाँ पे शिफ्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। यहाँ पे करंट जो ऑर्डर बुक है दोस्तों ये शो कर रही है इवन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नॉन ऑटो मिक्स, यहाँ पे आपको 35% दिख रहा है नॉन ऑटो की तरफ से इसकी ऑर्डर बुक, जो सजेस्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कमिंग क्वार्टर्स में। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों मैनेजमेंट की मीडियम टर्म की गाइडेंस है, तो लॉन्ग टर्म की गाइडेंस तो दोस्तों और भी कुछ हो सकती है। कंपनी ने यहाँ पे मीडियम टर्म में क्या रखा है कि रिड्यूस करेंगे ऑटोमोटिव के कंसंट्रेशन को 65% के आसपास, और इंक्रीज करेंगे जो नॉन ऑटो पार्ट है इसको 35% का 2 से 3 सालों में। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे यानी 5 सालों में ये कंसंट्रेशन आपको और भी कम होता हुआ दिखे। तो ये डिटेल दोस्तों कंपनी ने प्रोवाइड की थी जब कंपनी ने H1 FY26 के रिजल्ट पोस्ट किए थे पहले हाफ के। और आपको पता होना चाहिए कि SME कंपनी है, क्योंकि मेजोरिटी SME कंपनीज दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप दिखेगा कंपनी का टाटा ग्रुप के साथ, टेनिको ऑटोमोटिव के साथ, ZF के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, एक्सेल के साथ, SFC सॉल्यूशंस के साथ, टेनिको के साथ, एल्टा के साथ। इसके अलावा कंपनी के कुछ अदर कस्टमर भी है दोस्तों, यहाँ पे फोमिको, कॉमस्कोप, माहेल, IMI सिस्टम्स, वेबको, टेकोनेक्स, लियर कॉर्पोरेशन और कोरॉब। तो मैंने आप लोग को चेकआउट करी कंपनी के इंपॉर्टेंट कस्टमर्स की लिस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और एक्रेडिटेशन मिले यहाँ पे जो इसको अपने कस्टमर से। तो अगर आप देखें टेनिको ऑटोमोटिव की तरफ से इसे 2023 में बेस्ट सप्लायर का अवार्ड मिला था। इसका ZF की तरफ से 2024 में स्ट्रेटेजिक सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अवार्ड मिला था।
2024 में यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से रिसीव हुआ था इसे सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रिशिएशन। इसके बाद 2024 में दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सर्टिफिकेशन दिया था जीरो डिफेक्ट सप्लायर का, तो इसके कारण कंपनी की क्रेडिबिलिटी काफी बड़े तरीके से बढ़ी थी। इसके बाद फॉरिका ने इसे दोस्तों यहाँ पे 2024 में बेस्ट सप्लायर का अवार्ड दिया था इन ओवरऑल यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट। और 2024 में एक बार फिर से आपको यहाँ पे टेनिको ऑटोमोटिव की तरफ से इसको रिसीव होता हुआ दिखा है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन BS6 डेवलपमेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों अवार्ड और एक्रेडिशन है जो कंपनी को अपने कस्टमर से मिले हैं रिसेंट टाइम्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का। तो दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए ओवर द ईयर्स कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है, जो मैं आपको पहले भी चेकआउट करा चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू दोस्तों सब लाख में मेंशन कर रखे हैं। तो 2023 में थे दोस्तों 9,691 लाख के, 24 में इंक्रीज होके 11,000 लाख के हुए और 25 में इंक्रीज होके 14,500 लाख के। अब यहाँ पर दोस्तों खाली H1 के रिजल्ट आए हैं FY26 के, H2 के रिजल्ट कंपनी के आना बाकी है अभी। तो यहाँ पे कंपनी के अभी से जो रेवेन्यू है आपको 9,000 लाख रुपीज के होते दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे EBITDA देखें कंपनी का तो 23 से 25 के बीच में काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है 1,029 लाख रुपीज से, करेंटली इंक्रीज होकर 25 में 2,780 रुपीज का हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे H1 के बेसिस पे देखें EBITDA ऑलरेडी रीच कर चुका है 1,765 रुपीज। अब यहाँ पे H2 के रिजल्ट आना बाकी है। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 457 लाख से इंक्रीज होकर 1,200 लाख हुआ। इसके बाद FY25 में 1,673 लाख और करंटली ऑलरेडी यहाँ पे 1,000 लाख से ऊपर पहुंच चुका है H1 FY26 में। तो मैंने आपको रिसेंटली कंपनी का H1 का परफॉर्मेंस चेकआउट कराया है किस हिसाब से किया कंपनी ने, लेकिन आप लोग को दोस्तों फोकस करना है सबसे लेटेस्ट रिजल्ट में जिनको कंपनी यहाँ पे आने वाले टाइम में पोस्ट करती हुई दिखेगी H2 के रिजल्ट्स, क्योंकि वही रिजल्ट यहाँ पे ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होंगे कि करंटली कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि कंपनी शिफ्ट कर रही है अपने बिजनेस में। अगर आप यहाँ पे मार्च 2022 में देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% के थे, 23 में 10% के। इसके बाद आपको लगातार पिछले 2 सालों में देखिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मार्च 24 में 18% के और करंटली मार्च 25 में भी 18% के। अब इसको दोस्तों अगर आप लोग फर्दर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए पिछले कुछ हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी के मार्जिन दोबारा से ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं 18% से भी यहाँ पे 20%, 18.4% और करंटली दिसंबर 25 में जो आखिरी यहाँ पे रिजल्ट है इसमें मार्जिन और भी हायर साइड को जाते दिख रहे हैं 19.33। तो यहाँ पे हमें देखना है दोस्तों जब कंपनी यहाँ पे लेटेस्ट H2 के रिजल्ट पोस्ट करती है तो यहाँ पे मार्जिन और बेटर होते दिखते हैं कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की एक्सपेंडिंग ऑर्डर बुक, तो करंटली आपको 1,200 प्लस करोड़ की दिख रही है। इसके अंदर दोस्तों डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज अगर आप इसका ब्रेकअप देखें तो ऑटोमोटिव की आपको दिखेगी 986 करोड़ की और यहाँ पे नॉन ऑटोमोटिव की 256 करोड़ की। जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों इस टाइम पे लगातार यहाँ पे जो नॉन ऑटोमोटिव है इसका कंसंट्रेशन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन ऑटोमोटिव में देखें तो डिफेंस की तरफ से आपको 133 करोड़ आता हुआ दिख रहा है, मरीन की तरफ से 60 करोड़, रिन्यूएबल से यहाँ पे 39 करोड़, इसके अलावा एग्रीकल्चर से 20 करोड़, इंफ्रा से यहाँ पे 2 करोड़ और रेलवे से 1 करोड़। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक की तरफ से 562 करोड़, एक्सपोर्ट की तरफ से 681 करोड़। तो यहाँ पे इस साल दोस्तों ज्योग्राफी वाइज आपको कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक में, और डोमेस्टिक लेवल पे दोस्तों ऑटोमोटिव का आपको जाते हुए दिख रहा है 387 करोड़ का और नॉन ऑटोमोटिव का 175 करोड़ का। तो लगातार यहाँ पे आपको डोमेस्टिक लेवल पे चेंज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों इस टाइप पे कंसंट्रेशन में ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव में भी। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑर्डर बुक में 55% का यहाँ पे एक्सपोर्ट का शेयर है, इसमें ऑटोमोटिव की तरफ से 598 करोड़ आ रहा है और नॉन ऑटोमोटिव की तरफ से 81 करोड़। तो रिसेंट दोस्तों यहाँ पे विटनेस हुआ जो ट्रेंड ये दिखा रहा है हमें इंक्रीज ऑर्डर फ्लो, और यहाँ पे फोर्स प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है जो 54% ऑफ नए ऑर्डर्स जो कंपनी को रिसीव हुए हैं आखिरी 6 महीनों में। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं दोस्तों अब अकाउंट कर रहे हैं कंपनी की यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक में 55%, हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक रही है कंपनी की। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने विन किया है यहाँ पे स्मॉल परचेस ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट और मोर ऑर्डर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है जो फ्लो करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे नए सेगमेंट्स के अंदर भी ऑर्डर जीते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेलवे के अंदर, और फ्यूचर में भी कंपनी का कहना है कि फर्दर इस तरह के कुछ नए सेक्टर्स को ऐड करती हुई दिखेगी। तो अगर हम दोस्तों चेकआउट करें मार्च 25 की जो कंपनी की सेल्स थी सिर्फ यहाँ पे 142 करोड़ की थी और उसके कंपैरिजन में जो ऑर्डर बुक है 1200 करोड़ की है। तो ये ऑर्डर बुक दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कंपनी को फ्यूचर के रेवेन्यू की विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों अभी भी कंपनी एक माइक्रो कैप है, इसकी मार्केट कैप जस्ट 1000 करोड़ से नीचे है। यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट आपको 961 करोड़ की दिख रही है, स्टॉक का पी यहाँ पे आपको 41 का दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो आपको 27.4 का दिख रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों आपको हल्के से वैल्यूएशन हायर साइड में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी हायर वैल्यूएशन से इसलिए भी कमांड कर रही है क्योंकि कंपनी का बिजनेस शिफ्ट हो रहा है डिफेंस और मरीन इंडस्ट्री की तरफ को, तो आप लोग को कंपनी की ऑर्डर बुक में क्लियरली दिख रहा है। क्योंकि नॉन ऑटोमोटिव की तरफ से दोस्तों पिछले 9 मंथ के बेसिस पे FY26 में तो 16% का इस टाइम पे रेवेन्यू स्प्लिट था
वो आपको शिफ्ट होता दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर बुक में 35% के आसपास। तो यहाँ पे क्लियरली कंपनी हायर वैल्यूएशंस आपको कमांड करती हुई दिख रही है इस रीजन से। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 23.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.0 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 36.8% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और बढ़िया है 66.9% की, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे अंडर कंट्रोल है 0.37 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व हैं जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, पिछले 2 सालों में तो देखिए काफ़ी क्विकली बढ़े हैं। यहाँ पे करीबन 6 करोड़ से इंक्रीज होकर 12 करोड़ हुए। तो यहाँ पे मार्च 25 में 80 करोड़ हो गए, करंटली सितंबर 25 में भी 90 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कंपनी की बोरिंग्स दोस्तों थोड़ी सी बढ़ी हैं, देखिए 27 करोड़ से 42 करोड़ की, लेकिन यहाँ पे रिजर्व अच्छे खासे हैं 90 करोड़ के आसपास के। तो यहाँ पे जिसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी बेटर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पिछले 1 साल में तो काफ़ी बड़े तरीके से बढ़े, देखिए 41 करोड़ से 70 करोड़, और करंटली यहाँ पे सितंबर 25 में 72 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्दर जब H2 के रिजल्ट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी की जो कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है, उसके बाद कंपनी के फिक्स एसेट आपको कितने दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव बात है, एक माइक्रो कैप होने के बाद भी काफ़ी बड़े तरीके से कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे कंपनी का कैश आपको 22 में 6 करोड़ का, फिर 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, और मार्च 25 में अभी तक का हाईएस्ट 9 करोड़ का दिख रहा था। तो अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे मार्च 26 में कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस हिसाब से दिखता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट भी करी है, नेगेटिव 32 करोड़ का दिख रहा है आपको मार्च 25 में, लेकिन करंटली मार्च 26 के आंकड़े आना बाकी है। इसके बाद अगर नेट कैश फ्लो देखें दोस्तों आपको कंपनी का, तो ये करीबन 16 करोड़ का दिख रहा है मार्च 25 में। तो मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और ये आपको अभी तक का हाईएस्ट दिखा है मार्च 25 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेंट्री डेज आपको मार्च 25 में बढ़ते हुए दिखे हैं 86 डेज से 136 डेज के। आपको ट्रैक करना है कि मार्च 26 में इसके इन्वेंट्री डेज बेटर हुए हैं कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में भी इंक्रीज आया है, यहाँ पे माइन्यूट से इंक्रीज है, लेकिन 88 डेज से 97 डेज का हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल में। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 40 डेज से इंक्रीज होकर 89 डेज के हुए हैं। तो यहाँ पे भी लगातार ट्रैक करते रहिए कि मार्च 26 में कंपनी के वर्किंग कैपिटल साइकिल में किस हिसाब से इंप्रूवमेंट आता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का था 23 में, फिर 31% का हुआ, और मार्च 25 में 23% का। तो ये सारे आंकड़े दोस्तों मार्च 25 के हैं। यहाँ पे H2 के रिजल्ट्स में हमें बेटर पता चलेगा कि करंट कंपनी की जो रेशियोज हैं वो कैसे दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये आंकड़े दोस्तों आपको लेटेस्ट दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर ने देखे, इन्होंने हल्की सी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया था 73.50% से 69.81%, लेकिन अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके अलावा अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिसंबर से मार्च में करंटली FIAs अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो मार्च 26 में दोस्तों FIAs ने 1.49% से अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.55% किया है। सिमिलरली यहाँ पे DIAs ने अपनी होल्डिंग को 0.89% से इंक्रीज करके 1.35% किया है। तो ये दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात है। जनरली दोस्तों हमें जो SME कंपनीज होती हैं, स्पेशली जो माइक्रो कैप होती हैं, उनमें यहाँ पे FIAs DIAs की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें यहाँ पे करीबन 2.89% की FIAs DIAs की कंबाइंड रूप से होल्डिंग दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल जो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं आपको मार्च 25 से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अभी आपको मार्च 26 में इंक्रीज होकर 2273 होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे पहले हमने कंपनी के यहाँ पे वैल्यूएशंस देखे, हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, हमने देखा किस हिसाब से कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने जो प्रीवियसली H1 के बाद कमेंट्री में अपनी गाइडेंस दी है वो क्या है। तो अगर आप देखें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस और फ्यूचर के आउटलुक को, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे FY26 की जो पूरे साल की गाइडेंस थी, इसको कहा था यहाँ पे 40% की ग्रोथ FY26 में। तो हमें देखना है जब कंपनी यहाँ पे H2 के रिजल्ट पोस्ट करती है तो इस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलती है कि नहीं पूरे साल की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो लॉन्गर टर्म के टारगेट है, यहाँ पे कंपनी एम करी है रीच करने के लिए 500 करोड़ की टॉप लाइन बाय FY29। तो अगर आप इस टारगेट को रफली कैलकुलेट करें तो कंपनी को यहाँ पे 34 से 35% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा हर साल, ग्रोथ दिखानी पड़ेगी रेवेन्यू में हर साल इस टारगेट को रीच करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी के टारगेट अगले 5 साल के लिए काफी एम्बिशियस है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस को लेकर कंपनी ने क्या रखा है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फोकस यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में। मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट करा है रोबस्ट ग्रोथ इन डिफेंस, मरीन और एरोस्पेस सेगमेंट, और कंपनी का कहना है इनको पोटेंशियल दिख रही है इन सेगमेंट्स के अंदर 45 से 50% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की। और जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी दिखा दिया है, लगातार हमें जो नॉन ऑटो बिजनेस है इसका रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक भी है उसमें 35% की ऑर्डर बुक आपको नॉन ऑटोमोटिव की तरफ से आती हुई दिख रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें की सपोर्टिंग एलिमेंट्स क्या है इसमें, तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है स्टैंड करती है 1200 करोड़ की, जो मैंने आपको दिखा दिया। ये कंपनी को प्रोवाइड करती है मल्टी ईयर की रेवेन्यू विजिबिलिटी, इंक्लूडिंग यहाँ पे हेल्दी मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट और नॉन यहाँ पे ऑटोमोटिव ऑर्डर्स।
यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है दोस्तों, कंपनी ने जो किया है, यहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है मल्टी फैसिलिटीज़ इन पुणे और चेन्नई। यहाँ पे ऐड की गई है फोर्जिंग की कैपेबिलिटीज़, अपग्रेड किया गया है मशीनरी को आईपीओ की प्रोसीड्स के द्वारा। इसके अलावा कंपनी प्लान करी है फर्दर एक्सपेंशन यहाँ पे, इंक्लूडिंग पोटेंशियल गीगा फैक्ट्री इन महाराष्ट्र, और साथ में कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट लैंड एक्विजिशन किया है सनंद गुजरात के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्जिन को देखें तो एबिटा मार्जिन आपको लगातार इंप्रूव होते दिख रहे हैं। यहाँ पे सपोर्टेड है बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे टुवर्ड्स हायर वैल्यू फोर्जिंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर कंट्रीब्यूशन आ रहा है हायर मार्जिन के नॉन ऑटो पार्ट से, और कंपनी की जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है ये भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि करंट ऑर्डर बुक में दोस्तों आपको कंपनी के एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 50 से 55% के आसपास का दिख रहा है। साथ में मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों ये फर्दर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन का एक्सपेंशन कमिंग ईयर्स में। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है कंपनी का, ये एम्फेसिस करना है दोस्तों यहाँ पे एंटर करने के लिए नई ज्योग्राफीज में, साथ में स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अपनी प्रोसेसेस को, यहाँ पे ग्रो करने के लिए एक्सपोर्ट को, और गेन करने के लिए यहाँ पे ट्रैक्शन को इन डिफेंस और अदर यहाँ पे हाई पोटेंशियल सेक्टर्स के अंदर। तो मैनेजमेंट की कमेंट का दोस्तों आप यहाँ पे ओवरऑल समरी कह सकते हैं कि यहाँ पे लीडरशिप कॉन्फिडेंट है सस्टेन करने के लिए और एक्सेलेरेट करने के लिए ग्रोथ को थ्रू यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन, प्रोडक्ट मिक्स के इंप्रूवमेंट और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, और साथ में डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजीज के साथ। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई कंपनी के H1 के रिजल्ट की बात की। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट दोस्तों जो H2 के आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको लगातार कंपनी के H2 के रिजल्ट्स को ट्रैक करना है। तो दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस था, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस रिटर्न पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।